नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की डिटेल चर्चा है वह आपके अपने YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट 5512 हो, BPO एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश पुलिस का रे एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। ये क्लास आज क्या है, ये क्लास ध्यान रखिएगा, ये क्लास दूसरी क्लास है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पहले ही कल डिस्कस किया है कि पूरी की पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। हर एक चीज़ जो चर्चा करेंगे वो डिटेल होगी। राज व्यवस्था में ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर लाए ख़त्म कर दिया, नहीं, पूरी डिटेल के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। और कल मैंने बताया था कि राज व्यवस्था में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोई भी सुझाव देने हैं तो कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा जो चैनल पर नए हैं तो पहले प्रीवियस जाके क्लास ज़रूर देखिएगा। उसी के आगे हम लोगों ने आज ये क्लास शुरू की है। वहाँ पे क्या राजपाल से संबंधित जो अनुच्छेद थे आपको बताया था, 152 से लेकर स्टार्टिंग थी। वहाँ पर हम लोगों ने 152 से 159 तक के अनुच्छेदों का राजपाल से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज उसी के आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 160, ठीक है ना। क्या शुरू कर रहे हैं, 160 से हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले चलिए शुरुआत ही करते हैं। अनुच्छेद 160 59 तक हो गया था। 59 में 159 में क्या था, तो राज्यपाल की शपथ थी। शपथ कौन दिलाएगा ये आप सोचिएगा, कल मैंने बता दिया था, ठीक है। 160 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल के समय राज्यपाल को विशेष कार्य सौंपता है, ठीक है ना। राज्यपाल को विशेष कार्य सौंपता है। देखिए, जब क्या होता है कि मैंने कल एक चीज़ डिस्कस की थी कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है प्रीवियस क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक तो राज्य का प्रमुख होता ही होता है, या साथ में क्या होता है, केंद्र सरकार का वो प्रतिनिधित्व होता है। अगर राज्य में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो राज्यपाल तुरंत लिख के केंद्र को भेज देता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, आप यहाँ की जो सरकार है इसको हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए, ठीक है ना। और जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है तो अब राष्ट्रपति महोदय तो आएंगे नहीं ये सब कार्य देखने के लिए, तो सारा कार्य किसको सौंप दिया जाता है, वो सौंप दिया जाता है राज्यपाल को कि आप शासन व्यवस्था को चलाइए। यानी कि राज्यपाल वास्तविक हेड बन जाता है। कल मैंने इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा। कल मैंने बताया था कि वास्तविक हेड कौन होता है और जो संवैधानिक हेड है वो कौन होता है। तो वर्तमान में जो वास्तविक हेड जब आपातकाल लग जाता है तो कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 161 पे, जो कि लास्ट है। इसमें दिया गया है राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति। किसको, राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति। आपको पता है कि राष्ट्रपति को कौन सी क्षमा दान की शक्ति है, तो उसका अनुच्छेद आपको पता होगा 72 बहुत रटा होगा। तो राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति पूछे तो उसका अनुच्छेद कौन सा है, 161 अनुच्छेद है। अब देखिए शुरुआत करते हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहले बता दे रहे हैं कि डिटेल क्लास है। डिटेल मतलब कि हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राज व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ेंगे। इस अनुसार धीरे धीरे यूपी जो स्पेशल है वो खत्म होगी, ठीक है। अब देखिए, आपको कमेंट माध्यम से एक चीज बताना है, क्या राज्यपाल की जो शक्तियां है वह किस अनुच्छेद में दी गई है। कल मैंने बताई थी, मतलब प्रीवियस क्लास में, तो आपने अगर देखा होगा तो आप आसानी से बता सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कितनी शक्तियां हैं। ये हो गई कार्यकारी शक्ति, ये हो गई विधायी शक्ति, यह हो गई वित्तीय शक्ति, यह हो गई इसकी न्यायिक शक्ति, और यह हो गई विवेकाधीन शक्ति। यानी कि जब हम लोग राज्यपाल की शक्तियों को बांटते हैं तो 5 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। कार्यकारी शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति कौन कौन सी है, वित्तीय शक्तियाँ उसके पास कौन सी है, न्यायिक शक्ति कौन सी है, और विवेकाधीन शक्ति
कौन सी है? सबसे पहले कार्यकारी शक्ति, यानी उसके जो कार्य करने का अधिकार होता है उसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो समझो राज्यपाल को नियुक्ति संबंधित अधिकार है, यानी वो कुछ लोगों की नियुक्ति भी करता है। किसकी किसकी करता है ये जानिए। देखिए सबसे पहले वो किसकी करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी? मुख्यमंत्री की। और किसकी करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी? मंत्रियों की। सब चीजें देखिए नोट करते हुए चलिएगा, पूछा जाएगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और किसी करता है? महाधिवक्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं, उनकी भी क्या करता है? यह नियुक्ति करता है। और क्या? उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? किसकी बोल रहे हैं? ध्यान समझिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब आपको पता होगा दो अनुच्छेद यहाँ पे लिख दिए ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए। 243I ये आपको पता होगा पंचायती राज वित्तीय आयोग है, और ये आपको पता होगा 243Y ये नगरीय निर्वाचन आयोग से संबंध नहीं, ये वित्त आयोग का, ये इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए। मतलब आप इस अनुसार नोट कीजिए कि ये जो 243I है ये वित्त आयोग का है, ठीक है ना? वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का, ये पंचायत से संबंधित है और ये नगरीय से संबंधित है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, या तो इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है? आप समझिए, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है? और क्या करता है? राज्यपाल हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी करता है, लेकिन किसमें? इसमें राष्ट्रपति को यह अपनी सलाह देता है। देखिए सबसे पहले आप पूछेंगे कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल उसमें क्या करता है? अपनी सलाह पेश करता है। आप ध्यान से समझिएगा। और क्या होता है? राज्यपाल जो यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कानपुर में छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी है, इसमें जो कुलपति होते हैं, जो चांसलर होते हैं, इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसीलिए राज्यपाल को कुलाधिपति कहा जाता है, यानी इन सभी जो कुलपति का है उनका हेड कहा जाता है, ठीक है? आप समझिए कितनी चीजें बताई? मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल, यूपीपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के, राज्यपाल के हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। देखिए यही चीज है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, नियुक्त नहीं करता है राज्यपाल। और क्या होता है? राज्यपाल यूनिवर्सिटी का चांसलर की नियुक्ति करता है। इतनी चीज आपको समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। अब कई बार ये चीज समझा चुके हैं। क्या करता है? जैसे स्टेट में उसको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, यह इसकी कार्यकारी शक्ति होती है, राष्ट्रपति महोदय को लिख के भेज देता है कि भैया यहाँ पर सही नहीं हो रहा, आप अपना शासन लगा लीजिए। बहुत बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आप ध्यान रखिएगा 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग चुका है, ठीक है? तो ये कार्यकारी आपको शक्तियां समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। आप क्या करिए, लिखते हुए जरूर चलिएगा, ताकि आपको आगे जब एग्जाम आए तो आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसकी विधायी शक्ति यानी कि जो विधि यानी कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो कौन कौन सी शक्ति है? तो इस ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत जारी कर सकता है। अब सबसे पहले एक ये नया शब्द आया अध्यादेश। ये क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है जब विधानसभा ना चल रही हो और कानून बनाने की जो प्रक्रिया वो आ पड़ी कि हमें इसमें अर्जेंट कानून बनाना है, तो राज्यपाल उसमें अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है कानून बनाना, लेकिन कब? जब विधानसभा का अपने सत्र न चल रहा हो। तो इसका अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 213 है।
वहीं केंद्र में आपको पता होगा कितना है, 123 है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये राज्य का जो अध्यादेश है कितने दिन जारी रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये 6 महीने तक वैलिड रहता है। सिर्फ कितने महीने तक, जैसे राज्यपाल ने किसी चीज को लेकर कानून बना दिया, वो ऐसा नहीं कि वैलिड हो गया, वो सिर्फ 6 महीने वैलिड रहता है। अब क्या है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा सत्र नहीं शुरू हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा 6 महीने के। अगर मान लीजिए अध्यादेश जारी करने के 1 महीने बाद ही विधानसभा सत्र शुरू हो गया तो क्या होगा, तो विधानमंडल की बैठक के 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित कराना आवश्यक है। ठीक है ना, कितने 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना आवश्यक है। तो आप समझिए, अगर हम लोग पूछें कि अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय तक रहता है, मैक्सिमम टाइम कितना रहता है, तो आपको पता होगा 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, ये इसका आंसर होता है। कई बार पूछा जाता है, तो इसमें एक बार दिया था 6 महीने प्लस 42 दिन, वही 6 सप्ताह 7 छंग 42। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए फिर से समझिएगा, जैसे कोई अध्यादेश आया, अध्यादेश क्यों आया, जब विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल रही थी और अचानक एक कानून की जरूरत आ पड़ी, अध्यादेश लाया गया। इसका समय कितना रहता है, 6 महीने रहता है। 6 महीने तक चला, फिर अपने आप रद्द हो जाता है। अगर 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र चल गया तो उसको 6 सप्ताह के भीतर पारित कराना ही पड़ता है। तो मैक्सिमम समय कितना हो गया, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, इसका मैक्सिमम टाइम हो गया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि या अधिकतम समय अवधि क्या होती है, तो आपको उसका आंसर बताना है 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, अपना दिन में जोड़ लेना। ठीक है, अब क्या करता है राज्यपाल करता है विधानमंडल के सत्र को बुलाना, सत्र अवकाश करना, विघटन करना, ये सब कार्य होता है। जैसे राज्यपाल क्या करता है, शब्दों को समझते हुए चलिएगा सारे। ये क्या करता है, विधानमंडल के जो सत्र होता है, जो जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है, बैठक होती है, ये राज्यपाल ही बुलाता है। सत्र चल रहा है, अब क्या हुआ, 15-20 दिन चला, सत्र अवकाश। अब क्या करना है, इस सत्र को खत्म करना है, इस सत्र को। तो सत्र अवकाश कर दिया गया कि भैया आप जाओ, सब लोग 15 दिन बैठ लिए, सब बढ़िया मजे से बातें हो गई, आप जाइए। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद जैसे विघटन करना है, ये क्या होता है, ये क्या हुआ कि जब सत्र बुलाया गया इसके बाद उसको विघटित कर दी गई, यानी कि अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, जब दोबारा चुनाव हो जाएंगे, जब हम लोग चुनाव जीत के आ जाएंगे तब हम लोग मिलेंगे। तो ये विघटन करना मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म करना। ठीक है, ये तीनों शब्द आपको समझ आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या काम है, राज्यपाल का विधान परिषद में आपको पता है 100 सदस्यों की संख्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 100 में से कितने, 1/6 सदस्य, कितने 1/6, यानी कि लगभग 17 सदस्यों को, ध्यान समझिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्षेत्रों को मनोनीत करता है। ठीक है ना, आपको पता उत्तर प्रदेश में कितने द्विसदनीय व्यवस्था है, एक विधानसभा एक विधान परिषद है। तो विधान परिषद में कितने, 1/6 सदस्य, यानी कि 17 सदस्यों को कितने, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन देखिए, सहकारी मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग 5 लोग मिल गए कोई ग्रुप बनाया और जैसे अचार बनाने लगे, पापड़ बनाने लगे, तो ये एक सहकारी चीज होती है कि मिलकर करना, वह सहकारी होता है। तो इनसे जो सदस्य होते हैं इनके क्षेत्रों से, इनको भी मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके बाद विधानसभा चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक में राज्यपाल अभिभाषण से शुरू होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद क्या होता है, जब विधानसभा का पहला सत्र होता है तो उसमें राज्यपाल महोदय आते हैं, अपना भाषण देते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये बताया, अब चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, तो प्रत्येक वर्ष जो पहला होता है उससे शुरुआत करते हैं, फिर से अभिभाषण देते हैं। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा, कब कब देते हैं, तो विधानसभा चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक में, और प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो आपने ये दोनों शक्तियां समझ ली, कार्यकारी शक्ति भी और विधायी शक्ति भी। अब आता है वित्तीय शक्ति, राज्यपाल की कौन सी,
वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहा जाता है? बजट। बजट हमारे संविधान में कोई भी शब्द नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जो कि कौन सा अनुच्छेद है? 202। विधानमंडल के समक्ष रखता है, यानी कि जो बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत होता है, किसके? राज्यपाल की अनुमति से। ठीक है ना। अगला क्या है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयकों को विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। जैसे धन विधेयक है, अगर इनको हमको प्रस्तुत करना होता है तो हमें राज्यपाल की क्या करनी होती है? राज्यपाल के साइन चाहिए होते हैं। धन विधेयक यानी धन से संबंधित जो विधेयक है, संचित निधि में रुपए निकालने हैं, बजट है, ये सभी के सभी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी ये बजट देखिए प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल की अनुमति से होता है, वही ये शब्द लिखा है। और क्या कहता है राज्यपाल? राज्यपाल क्या कहता है? राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, किसकी? राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और कैग की, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट, ये दोनों क्या कहते हैं? जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ और कैग का गठन हुआ, ये दोनों अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। और राज्यपाल क्या करता है? ये दोनों जो रिपोर्ट है ये विधानसभा के पटल पे रखता है कि अब आप पढ़िए, मतलब विधानसभा के सामने यह प्रस्तुत करता है। राज्यपाल आकस्मिक निधि से भी धन ले सकता है। ठीक है ना। जैसे स्टेट में कोई एक इमरजेंसी आ पड़ी तो एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। संचित निधि से सभी को जैसे वेतन भत्ता दिया जाता है, और एक आकस्मिक निधि होती है जिसके लिए क्या कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए उसके लिए धन हम लोगों को रखना पड़ता है। तो राज्यपाल जो होता है वो आकस्मिक निधि से धनराशि ले सकता है। इसके लिए राज्य में कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया गया है। तो ये तीनों शक्तियां हो गई। और क्या है? न्यायिक शक्ति। अब देखिए राज्यपाल के बाद न्यायिक शक्ति क्या है? राज्यपाल जो होता है वो राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर क्षमादान करने की शक्ति होती है। राज्यपाल क्या करता है? जैसे किसी को क्या है कि किसी को कोई भी सजा मिली हुई है तो उसमें वो क्या करता है कि सजा को कम करने का, क्षमादान करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। ठीक है ना। वो यहाँ पे लिखा है कौन सा अनुच्छेद? 161। और वही ये इसकी न्यायिक शक्ति होती है। क्या और क्या करता है? राज्यपाल क्या करता है? किसी दोषी की व्यक्ति की सजा को कम, जैसे किसी को 10 साल की सजा हुई उसको कम करके 5 साल कर सकता है। सजा की प्रकृति में परिवर्तन, यानी उसको जैसे काला पानी की सजा हुई तो उसमें कहा कि नहीं इसको नॉर्मल जेल में रखो, और सजा की अवधि भी कम कर सकता है। एक लाइन में ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। राज्यपाल होता है वो किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसके जो प्रकृति उसमें भी बदलाव कर सकता है। आगे राज्यपाल क्या करता है? हाई कोर्ट की सलाह पर जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना, किसका? डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करता है, उनका ट्रांसफर करता है और उनका प्रमोशन भी करता है। किसकी सलाह पर? देखिए अब देखिए दो चीजें हैं। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट तो राष्ट्रपति महोदय को अपनी सलाह देता है कि इनकी नियुक्ति कर दी जाए। वहीं पे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आती है तो ये खुद सलाह लेता है। किससे? हाई कोर्ट के जज से सलाह लेता है कि भैया इसमें किसकी कहाँ पे नियुक्ति करनी है, किसका प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफर करना है। तो वही चीज़ है कि अगर आप लिखते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएंगी। तो आप ये न्यायिक शक्ति के बारे में भी जान गए। अब आता है विवेकाधीन शक्ति। कौन सी? विवेकाधीन शक्ति। किसकी? राज्यपाल की। बेहद इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक है। ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देंगे फिर वही जाके क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अगर आप समझते हुए चलेंगे तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं राज्य व्यवस्था संबंधित वो उसमें आप इसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है। अब देखिए राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं जिसमें वो खुद की बुद्धि लगाकर कोई कार्य कर सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया। जैसे राज्यपाल को अगर ये लगे कि किसी भी विधानसभा का क्या हो गया, ये जिसके पास बहुमत था अब ये बहुमत नहीं रहा। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में क्या हुआ, पाला बदल लिया, दल बदल हो गया। तो
दूसरी सरकार का क्या हुआ, बहुमत कम हो गया। तो इसको राज्यपाल को ये लगा कि अब ये बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री साहब को बुलाएंगे और कहेंगे भैया अपना बहुमत सिद्ध करो कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है, कि आप ऐसे ही फर्जी में बैठे हो। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, यह उसकी विवेकाधीन शक्ति हुई है, उसके दिमाग की शक्ति होती है। अब क्या हुआ, जैसे किसी राज्य में चुनाव हुए, किसी राज्य में चुनाव हुए, ठीक है ना। चुनाव होने के बाद, ठीक है, जैसे चुनाव 200 सीट पे हुई और किसी को 70-80 सीटें मिली, स्पष्ट बहुमत यानी कि 101 सीटें किसी को नहीं मिली। तो क्या हुआ कि स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में, ठीक है ना, उसके बाद किसी के पास स्पष्ट बहुमत तो है नहीं, तब इसमें उसकी विवेकाधीन शक्ति क्या होती है, तब उसमें वह दिमाग लगाता है कि हम जैसे किसी एक दल के पास 70 सीटें हैं, किसी के पास 60 है, किसी के पास 50 है, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले 70 सीट वाले को बुलाएगा, अपने मन से बुलाएगा कि आ जाओ आप भैया सरकार बनाओ आके, और फिर आप क्या करना, बहुमत सिद्ध करना आके। तो वही लिखा है, स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, यह उसकी स्वविवेकी शक्ति होती है। और क्या बेहद इंपॉर्टेंट वाला है ये क्या है, अनुच्छेद 200। इसमें क्या होता है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। यानी समझिए, जैसे हम लोगों को पता है कि विधानमंडल में क्या विधेयक बनते हैं यानी कानून बनते हैं। अब क्या हुआ कि विधानसभा में क्या हुआ कि कानून बनने का कार्य शुरू हुआ, ठीक है ना, कानून बन गया। अब राज्यपाल को ये लगा कि ये देश हित के लिए मतलब अच्छा है खराब है ये, लेकिन राज्य के लिए हमको नहीं समझ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये राष्ट्रपति के लिए भेज देगा कि भैया आप देखो, आप समझो, मेरे समझ से ये परे है, आप जैसा ही बताएं वैसा ही करें। जैसे अभी उत्तराखंड में यूसीसी पास हुआ, यूसीसी पास होने के बाद जब वहाँ पे राज्यपाल के पास वो साइन होने गया, तो राज्यपाल ने क्या किया, उसको राष्ट्रपति को भेज दिया कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप देखिए आपको कैसा लगता है। तो बाद में राष्ट्रपति जी ने उसमें साइन कर दिए, तो उससे वो कानून बन गया, ठीक है। तो वो अनुच्छेद कौन सा आता है, वो आता है 200 नंबर के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद, 200 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो राज्यपाल से संबंधित जो क्लास है ये आपकी खत्म हुई है, ठीक है ना। जो आपने पूरी डिटेल के साथ ये चर्चा सुनी, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से हैं, आपको देखिए ये कैसी क्लास लग रही है, आप ये क्लास में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप जो ग्रुप है टेलीग्राम, उसमें आप जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और देखिए ये क्लास किस तरीके से, इसमें और क्या चेंजमेंट किया जा सकता है, ये आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।